हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है HPLC। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए HPLC के नोट्स तैयार कर रखे हैं ऑलरेडी। होप विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं HPLC में वो क्या क्या हैं एंड हाउ दे आर ऑल इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इट वॉज डेवलप्ड बाय किकलैंड एंड हुबर। तो दे वर दी डेवलपर्स। 1969 में इन्होंने क्या किया था, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा एडवांस किया था। राइट, इन्होंने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को एडवांस किया था। इन्होंने क्या किया, लिक्विड को प्रेशर के साथ रन किया। सो HPLC का नॉर्मल जो रनिंग प्रेशर होता है दैट इज 3000 psi। रफली यू कैन से इट 2.07 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देन अगर हम बात करें कॉलम के डायमीटर की तो वो होती है 1 to 3 मिलीमीटर होती है कॉलम की डायमीटर, जिसके थ्रू जो है हमारा लिक्विड और हमारा मिक्सचर जो है, मिक्सचर ऑफ आर डिजायर्ड कंपाउंड्स, जो भी हमारा एक मिक्सचर है वो उसमें से पास होता है। देन 30 माइक्रोन्स 30 माइक्रोन्स इज द पार्टिकल साइज ऑफ द रीजन। जो हमारा लिक्विड सपोर्ट होता है उसका पार्टिकल साइज होता है 30 माइक्रोमीटर। राइट, तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इट इज 100 टाइम्स फास्टर टेक्निक देन दी कन्वेंशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये मैंने आपको बताया कि इट इज एन एडवांस्ड टेक्निक। और HPLC की फुल फॉर्म जैसे आपको पता होगा, इट इज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यू कैन से। राइट, तो HPLC हमारा यहाँ से डिफाइन होता है कि हाई प्रेशर पे जब हमारा लिक्विड में हमारा क्या है, लिक्विड इज दी मोबाइल फेज, और इसके साथ हमारा जो है वो है मिक्सचर है। इसमें हमारा जो भी हम चाहते हैं सेपरेट करना वो हमारे मोबाइल फेज के साथ एड ऑन मिक्स किया जाता है। उसके साथ उसको फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर के साथ उसको रन करते हैं एक स्पेशली डिजाइंड कॉलम में। स्पेशली डिजाइंड कॉलम्स होते हैं उसमें ही हम उनको रन करते हैं। राइट, देन अब बात करते हैं टाइप ऑफ HPLC। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोड्स में सबसे पहले आता है नॉर्मल फेस, ये आता है, फिर आता है रिवर्स फेस। राइट, तो ये दो टाइप की ये हो गई। देन अगर हम बात करें प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे सेपरेशन होती है क्रोमेटोग्राफी में यानी कि HPLC में, तो फर्स्ट है एडजॉर्प्शन, सेकंड है आयन एक्सचेंज, देन इज आयन पेयर क्रोमेटो, देन इज साइज एक्सक्लूजन और यू कैन से इट जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी। अगर हम बात करते हैं इल्यूजन टेक्निक्स की, तो इल्यूजन टेक्निक्स के अंदर दो ही मेथड्स होते हैं, या तो आइसोक्रेटिक या फिर ग्रेडियंट सेपरेशन। राइट, तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। फिर आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि उसको क्यों चलाया जाता है, या स्केल यानी कि कितनी बल्क में, कितना वॉल्यूम के लिए हम काम करते हैं। अगर हम बहुत माइनर वॉल्यूम के लिए काम करते हैं, माइन्यूट वॉल्यूम के लिए, तो हम उसको कहते हैं एनालिटिकल। एंड अगर उसको बल्क वॉल्यूम के लिए काम करते हैं तो उसको कहते हैं प्री ऑपरेटिव, प्रेप, जिसे हम प्रेप HPLC भी कहते हैं। देन इज कि टाइप ऑफ एनालिसिस, हमारा एनालिसिस करने का जो है वो उद्देश्य क्या है, क्या हम एनालिसिस करना चाहते हैं और क्या उससे हम हासिल करेंगे एनालिसिस का। तो इट इज क्वालिटेटिव, कि हम उसकी क्वालिटी जांचना चाहते हैं किसी भी कंपाउंड की, या फिर क्वांटिटेटिव कि कितनी मात्रा में है या फिर कितनी क्वांटिटी में हमारा डिजायर्ड कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है एक मिक्सचर में। राइट, तो HPLC जो है इट हैज वास्ट, मतलब मैं कहूँगा वास्ट एप्लीकेशन। ये कोई भी हमारी ऐसी केमिकल इंडस्ट्री नहीं होगी जो मुझे लगता है जो HPLC के बिना काम कर रही होगी। सो ये हमारा इंडस्ट्रियल ग्रेड में काम आता है, ये हमारा फोरेंसिक्स में काम आता है। राइट, ये हमारा QA और QC डिपार्टमेंट में काम आता है। राइट, हमारा एनालिटिकल में काम आता है। तो ये सब जगह ही जो है वो HPLC काम आती है। तो इसलिए भी इसको जानना बहुत जरूरी है कि HPLC कैसे काम करती है। सो
द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन HPLC. सो एडजॉर्प्शन जो होता है दैट इज द मेन. एडजॉर्प्शन हमें पता है इट इज अ सरफेस फिनोमेना. वी ऑल नो दिस कि ये सरफेस फिनोमेना है. एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट कि ये कैसे काम करता है, लेट मी नो, आई विल explain you this particular thing in next और upcoming videos, right? Then ये मैंने बनाया है एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉडर्न HPLC कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं. दिस इज फॉर कंपोनेंट्स इन HPLC, राइट. देन बात आती है, सबसे पहले होता है सॉल्वेंट रिजर्वॉयर. सॉल्वेंट रिजर्वॉयर होगा जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट होगा, यानी कि हमारा मोबाइल फेज होगा. साथ में मैंने जो आपको बताया वो है हमारा मिक्सचर. देन इसमें आ गया ग्रेडियंट पंप. ग्रेडियंट पंप इज टू मेंटेन दी वॉल्यूम. वॉल्यूम को मेंटेन करने में काम आएगा कि कितनी वॉल्यूम जो है वो हमारे पंप में एंटर करेगी. तो पंप जो है इट विल अलाउ दी मिक्सचर और दी मोबाइल फेज टू एंटर इनटू दी कॉलम सिस्टम. देन सैंपल इंजेक्टर. सैंपल इंजेक्टर जो है हमारा इंजेक्ट करेगा सैंपल को. जो हम सैंपल उसमें रखेंगे वो पंप के साथ मिक्स होके हमारा जाएगा गार्ड कॉलम में. तो गार्ड कॉलम क्यों है यहाँ पे? गार्ड कॉलम जो है इट विल प्रिवेंट एनी डायरेक्ट डैमेज द एनालिटिकल कॉलम. जो हमारा एक्चुअली कॉलम है जो सेपरेशन करेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गार्ड कॉलम होता है. तो जो भी कुछ जो एक्सेसिव प्रेशर आता है पंप की तरफ से, या फिर कुछ कई बार क्या होता है पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, तो उनको डायरेक्टली एनालिटिकल कॉलम में एंटर करने से जो है वो बचाता है गार्ड कॉलम, राइट. देन इज डिटेक्टर. डिटेक्टर है डिटेक्ट करने के लिए. देन इज डाटा प्रोसेसर एंड देन इज रिकॉर्डर, राइट. तो चलते हैं आगे. आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं. तो इंस्ट्रूमेंटल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास आते हैं पंप्स. देन हमारे पास आता है एक मिक्सिंग यूनिट जिसे हम ग्रेडियंट कंट्रोलर भी कहते हैं. एंड एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट डीगैसिंग. इसके बारे में हम आगे देखेंगे. देन ए सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, या फिर इंजेक्टर होते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, ऑटोमेटिक हो सकते हैं. गार्ड कॉलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि चाहिए होता है. फिर एनालिटिकल कॉलम चाहिए होता है, डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं. फिर अल्टीमेटली हमें रिकॉर्डर्स और इंटीग्रेटर्स चाहिए होते हैं हमारे डाटा को एनालाइज करने के लिए, राइट. होप आपको अभी तक यहां तक समझ में आया. देन जो हमने ऊपर पढ़ा कि टाइप्स ऑफ HPLC, राइट, तो उनको हम आगे देखते हैं कि मोड्स के बेसिस में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज नॉर्मल. जो नॉर्मल फेज होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है दैट इज पोलर, राइट. एंड जो हमारा मोबाइल फेज होता है दैट इज नॉन पोलर इन नेचर, राइट. तो ये हमारा जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, राइट. देन नॉन पोलर एल्यूट्स फर्स्ट. इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होगा दैट विल एल्यूट आउट फर्स्ट, राइट, and will travel faster because it won't have any affinity, no affinity, या फिर कम होगी least affinity for stationary phase. तो stationary phase के लिए अगर affinity नहीं होगी तो it won't stick to it, it won't get absorbed on the surface of stationary phase, right. Then next आता है जो हमारा polar compound होते हैं that remain for long in column, राइट. ये हमें समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टेशनरी फेज है, जो हमारा ये स्टेशनरी फेज है दैट इज जो है ये पोलर है, ये पोलर है हमारा, इसलिए पोलर सब्सटेंसेस लेट आएंगे ड्यू टू मोर एफिनिटी, ठीक है. तो इट विल एल्यूट लास्ट. तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे ड्रग्स हैं वो पोलर होते हैं नेचर में, राइट. तो इसलिए सूटेबल नहीं है. इसलिए हम, क्योंकि क्या है, अगर पोलर वाले सब्सटेंसेस होंगे दे वॉन्ट एल्यूट और दे विल टेक मोर टाइम टू गेट एल्यूट आउट. सो इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जिसे हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या फिर रिवर्स फेज मोड कहते हैं, जिसमें स्टेशनरी फेज जो होता है वो नॉन पोलर होता है, बट जो हमारा मोबाइल फेज होता है
वो पोलर होता है। सिंपली जैसे कि हम बात कर सकते हैं वाटर की, तो जिसमें पोलर कंपाउंड होंगे दे विल एल्यूट आउट फर्स्ट, ये हम समझ सकते हैं। देन जो नॉन पोलर वो होंगे दे विल रिटेन फॉर लॉन्ग एंड विल एल्यूट आउट लास्ट एज दे विल हैव एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेस। राइट, होप आपको यहां तक समझ में आया। होप। तो अब बात करते हैं कि क्रोमैटोग्राफी जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे इसमें क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। सो डिफरेंस इन एफिनिटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड्स स्टेशनरी फेस। अगर स्टेशनरी फेस के टुवर्ड्स जो उसकी एफिनिटी है वो ज्यादा है तो वो स्लोली एल्यूट होगा। अगर कम एफिनिटी है स्टेशनरी फेस के लिए तो वो जल्दी एल्यूट होगा, मोबाइल फेस के साथ जल्दी मूव आउट करता रहेगा। देन वी हैव आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के अंदर क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, दैट इज हमें पता है कैटायन और एनायन होता है। राइट, कैटायन होते हैं, एनायंस होते हैं। फिर क्या होता है, रिवर्सिबल एक्सचेंज फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। राइट, रिवर्सिबल होता है क्योंकि हम इन्हीं रेजिन्स को यानी कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स को दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज। तो कैटायंस रिमूव हो जाएंगे, रेजिन्स अलग हो जाएंगे। सो कैटायंस फॉर कैटायनिक सेपरेशंस और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स फॉर एनायन सेपरेशन। राइट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। देन इज आयन पेयर क्रोमैटोग्राफी। आयन पेयर क्रोमैटोग्राफी में एक चीज याद रखना है कि कॉलम ऑफ रिवर्स्ड फेस इज कन्वर्टेड टू आयन एक्सचेंज यूजिंग आयन पेयरिंग एजेंट। तो जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा दैट विल बी आयन पेयरिंग एजेंट्स होंगे एंड दैट विल बी वर्किंग एज आयन पेयर क्रोमैटोग्राफी कॉलम। राइट, जैसे कि पेंटेन और हेक्सेन एंड हेप्टेन और ऑक्टेन, सल्फोनिक एसिड, सोडियम salts, then is tetramethyl or tetraethyl ammonium hydroxide. So these are the ion pairing agents that are used for ion pair chromatography. Hope you understand. Then हमारे पास आता है साइज एक्सक्लूजन और जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी। सो इसमें बेसिक एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बेसिक मैकेनिज्म इज स्टेरिक और डिफ्यूजन इफेक्ट्स। उसके बाद बताते हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइजेस आर सेपरेटेड बाय यूजिंग जेल्स। तो जेल मैट्रिक्स होगा बहुत ज्यादा और अपने अपने मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग दे विल गेट एंट्रैप्ड इनटू इट। राइट, द जेल एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर सीव, यहां पे लिखा भी हुआ है कि it will act as a sieve. Then mixture of substances with different molecular sizes are separated. तो अपने साइज के अकॉर्डिंग रिमूव हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, बड़े बड़े होंगे जो वो निकल जाएंगे। राइट, 10 is example of soft gels. It is dextrin, agarose and polyacrylamide, जिनको हम जनरली यूज करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इन सदर्न ब्लॉटिंग्स, यानी कि डीएनए और डीएनए स्लैश प्रोटीन के एक्सट्रैक्शंस में यूज किया जाता है इन जेल्स को। राइट, देन इज सेमी रिजिड जेल्स, पॉलीस्टाइरीन, एल्काइल डेक्स्ट्रिन इन नॉन एक्वस मीडियम्स। राइट, नॉन एक्वस मीडियम्स के लिए सेमी रिजिड जेल्स यानी पॉलीस्टाइरीन और एल्काइल डेक्स्ट्रिन को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की। तो एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में हम समझ सकते हैं कि जहां पे भी एफिनिटी की बात आएगी वहां पे एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी यूज होगी। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट आर स्टेबल स्पेसिफिक। कॉम्प्लेक्सेस जो स्टेबल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि दे हैव एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक कंपाउंड्स। एफिनिटी फॉर specific compounds
या फिर सब्सटेंसेस आप बोल सकते हैं, राइट। देन इज फोर्सेस लाइक van der Waals forces, electrostatic dipole-dipole interactions, hydrophobic forces and hydrogen bonds. So these all forces, they play an important role for the affinity formation or for the affinity. अगर affinity होगी तो वो उससे जाके stick हो जाएगा। और ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ये रिवर्सिबल होते हैं, दे आर नॉट इरिवर्सिबल। एंड मोस्टली दिस इज यूज्ड इन बायोटेक, माइक्रोबायो एंड बायोकेम। फॉर द बायोलॉजिकल molecules they are being used, right, and it is a very costly technique compared to other HPLC runs. Then comes chiral phase chromatography, जहां पे हम chiral isomers को separate करते हैं। तो जो stationary phase होगा it will be chiral, mostly chemically bonded silica gel। तो इसके जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक कॉलम्स आते हैं फॉर एल्यूजन ऑफ chiral molecules, राइट। देन बात आती है एल्यूजन टेक्निक के बेसिस पे। एल्यूजन टेक्निक मतलब कैसे एल्यूट करना है, जिसमें हमने पहले ही बात की थी कि यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ मोबाइल फेज जो कि रन होने वाला है हमारे सैंपल में। तो सैंपल ऑफ मोबाइल फेज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड थ्रू आउट सेपरेशन प्रोसेस, ठीक है। आइसोक्रेटिक में सेम प्रोपोर्शन यूज होगा, बट ग्रेडियंट में कॉम्बिनेशन यूज होगा मोबाइल फेज का। और लो पोलैरिटी या फिर एल्यूजन स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही एल्यूजन की जाएगी। तो क्या होगा, पहले लो पोलैरिटी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा और हायर पोलैरिटी की तरफ हम जाएंगे। एंड वो कैसे होगा, बाय ऑल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल फेज कंपोनेंट्स। तो मोबाइल फेज का मिक्सचर बनेगा, उसके अंदर हम ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे पोलैरिटी को बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मोबाइल फेज, राइट। बट आइसोक्रेटिक में क्या होगा, ये चीज हमेशा सेम रहेगी, पोलैरिटी सेम रहेगी, एल्यूजन स्ट्रेंथ सेम रहेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ मोबाइल फेज सेम रहेगा। बट ग्रेडियंट में ये सब चीजें ऑल्टर होंगी विद टाइम, जिससे हमारी इल्यूजन जो है वो फास्टर हो जाएगी और जो हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है या फिर मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो एल्यूट हो जाएगा जल्दी, राइट। देन कम्स स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर हमें एनालिटिकल HPLC की बात करते हैं तो ओनली एनालिसिस ऑफ सैंपल इज डन, नो रिकवरी ऑफ सैंपल कैन बी डन एंड माइक्रोग्राम्स में जो होती है वो क्वांटिटी होती है, जस्ट एनालिटिकल पर्पस। अगर हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव HPLC की, अगर हम बात करते हैं प्री ऑपरेटिव की, तो फ्रैक्शन कलेक्टर इज यूज्ड टू कलेक्ट प्योर कंपाउंड्स। और इसमें क्या होता है, सैंपल की रिकवरी की जाती है, सैंपल्स को रीयूज किया जाता है। देन सैंपल्स ऑफ फ्यू ग्रुप ऑफ मिक्सचर्स बाय HPLC, सेपरेशन ऑफ फ्यू ग्रुप्स, या फिर यू कैन से नॉट ग्रुप्स, इट इज ग्राम्स, इट इज few grams of mixture is recovered from the HPLC, तो उसे हम कहते हैं प्री ऑपरेटिव HPLC। Then is types of analysis। अगर आप उसकी क्वालिटी एनालाइज कर रहे हैं कि वो किस क्वालिटी का है या क्या कंपाउंड है, तो इट इज क्वालिटेटिव। एंड अगर आप उसकी क्वांटिटी को नाप रहे हैं कि वो कितना है क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, नंबर ऑफ कंपाउंड्स, रिटेंशन टाइम वैल्यू को हम यूज करते हैं इन दोनों चीजों के लिए, या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। और क्वांटिटेटिव के लिए क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल और सेवरल कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर, it is detected in quantitative analysis. Also we compare the peak area of standard and sample, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, राइट। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा कि सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम एक पार्ट है, राइट, जो कि ऑपरेट करता है हाई प्रेशर पे, दैट इज 1000 to 3000 PSI प्रेशर पर स्क्वायर इंच। फिर है पैसेज ऑफ मोबाइल फेज स्लैश सॉल्वेंट थ्रू स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का पार्टिकल साइज क्या है, 5 to 10 माइक्रॉन्स।
एट हाई प्रेशर रेजिस्टेंस फॉर सॉल्वेंट्स। तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, राइट। दूसरी चीज क्या है, सॉल्वेंट यूज्ड आर इन्फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, ये हमें पता है। सो स्पेशल ग्रेड सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, they have no UV absorbing impurities, they do not have any particular matter, no particulate matter, और फिर अगर यूवी एब्जॉर्बिंग इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसमें तो इट विल अफेक्ट डिटेक्टर्स, इसीलिए हम स्पेशल ग्रेड यूज करते हैं। और दूसरी चीज, इफ प्योरिटी इम्प्योरिटीज ऑफ हायर पोलैरिटी सेपरेशन विल बी अफेक्टेड, तो ये हम देख सकते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज की पोलैरिटी ज्यादा है तो हमारी सेपरेशन ही हैम्पर हो सकती है। नेक्स्ट चीज इसमें आती है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बबल इन सॉल्वेंट सिस्टम कैन बी रिमूव्ड, दे कैन अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ पंप एंड डिटेक्टर। तो अगर एक बबल सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर चला जाता है तो हमारे पंप और डिटेक्टर को खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम डी गैसिंग यूज करते हैं, राइट। सो डी गैसिंग ऑफ सॉल्वेंट इज डन, डी गैसिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें से हम बबल्स रिमूव करते हैं। सो इसका बेस्ट मेथड होता है अल्ट्रासोनिक स्टीयरिंग, राइट। अल्ट्रासोनिक स्टीयरिंग जनरली की जाती है, या फिर हम HE यूज करते हैं, या फिर प्लेसिंग मोबाइल फेज इन वैक्यूम, ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, बट अल्ट्रासोनिक स्टीयरिंग जो है, ठीक है, ये हम जनरली यूज करते हैं। देन इज ग्रेडियंट इल्यूजन, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट्स यूज फॉर ऑप्टिमम सेपरेशन, तो ये हमने देख ही लिया है। तो ये जो हमारा मिक्सिंग सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वो यही चीज देख रहे हैं ना, तो ये जो पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, राइट। तो सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट इल्यूजन इज पॉसिबल। देन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स दैट आर टू बी कंसीडर्ड before using it. Boiling point should be known, should have optimum viscosity, should have detector compatibility, flammability ना हो, और टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस्ड हो, या और हमें टॉक्सिसिटी उसकी पता होनी चाहिए, so that we can expect a risk or we can analyze the risk and assess the risk completely if there is any issue is occurring. देन पंप आता है हमारा पास जो सॉल्वेंट सिस्टम की डिलीवरी करता है इनटू द कॉलम, राइट। सो टू पंप द, वी नो दैट इट इज यूज्ड टू पंप द सॉल्वेंट सिस्टम इनटू द कॉलम, इट अफेक्ट्स द रिटेंशन टाइम, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड डिटेक्टर सेंसिटिविटी, ये हमें पता है, ये सब चीजें अफेक्ट होंगी। मोस्ट HPLC वर्क्स एट 400 to 1500 PSI एंड मैक्सिमम इज 5000 PSI, बट जनरली हमने देखा कि ये जो है काम करते हैं, HPLC जो काम करती है वो काम करती है 3000 PSI पे, राइट, 1000 से 3000, बट जो हमारा पंपिंग सिस्टम है वो मैक्सिमम इतनी ही देता है, प्रेशर जनरेट कर सकता है। देन इज कॉलम लेंथ, कॉलम लेंथ जो होती है वो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। फिर जो कॉलम की डायमीटर है इट इज 4 to 10 मिलीमीटर्स। पार्टिकल साइज जो है वो हमने देखा ही है, 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन है। फ्लो रेट जो है इट इज 1 to 5 ml per minute, right? Then types of pumps is displacement type, reciprocating type and pressure vessel, right? So next चलते हैं आगे। चेक वॉल्व होती हैं जस्ट टू कंट्रोल द फ्लो रेट। ये जो वॉल्व सिस्टम होती है टैप लाइक सिस्टम होता है, राइट? जैसे टैप होती है हमारे प्रेशर को रेगुलेट करती है, फ्लो ऑफ लिक्विड को रेगुलेट करती है, तो वैसे ही चेक वॉल्व होती हैं जो बैक प्रेशर को रेगुलेट करती है, प्रिवेंट करती है और फ्लो रेट को कंट्रोल करती है। देन वी हैव पल्स डैम्पनर्स। तो जो वेवी नेचर या फिर वेवी बेसलाइंस बनती हैं पंप की वजह से, उसको डंप करने के लिए और एक बिल्कुल स्मूथ फ्लो बनाए रखने के लिए पल्स डैम्पनर्स को यूज किया जाता है, राइट? देन कम्स द मिक्सिंग यूनिट। तो मिक्सिंग
यूनिट्स में क्या होता है, जो सॉल्वेंट्स होती है उनकी मिक्सिंग होती है, तो मिक्स सॉल्वेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, और यू कैन से नॉट डिफरेंट, जस्ट दे इट इज अ डिजायर्ड प्रोपोर्शन। तो दो टाइप के मिक्सिंग यूनिट्स होते हैं, फर्स्ट इज लो प्रेशर एंड सेकंड इज हाई प्रेशर, राइट। फर्स्ट इसमें जो लो प्रेशर आता है, इसमें आता है स्टैटिक मिक्सचर पैक्ड विद बीड्स, एंड ये लो प्रेशर पे काम करता है। बट जो डायनामिक मिक्सर होते हैं ये मैग्नेटिक स्टेज के साथ काम करते हैं एंड ऑपरेट्स एट हायर प्रेशर्स। देन वी हैव ग्रेडियंट कंट्रोलर्स, जैसे हमने ऊपर बात की, ग्रेडियंट कंट्रोलर्स क्या करते हैं, ग्रेडियंट इल्यूजन व्हेन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, राइट। देन solvent composition changes, then gradient controller uses when two or more solvent pumps are used for separation। तो gradient controller तब यूज किया जाता है when we are going for the gradient illusion, जब हम gradient illusion कर रहे हो तभी हम gradient controllers को यूज करते हैं, because दो या दो से ज्यादा solvents को हम यूज करते हैं just to fasten up the illusion of our desired molecule या molecule of interest। solvent degassing हमने देखा ही है, ये बताया मैंने, जैसे solvent pumping जो हो रही है हाई प्रेशर पे, उसके अंदर गैस बबल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जो हमारे सेपरेशन प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि हमारे डिटेक्टर को खराब कर सकते हैं और हमारे पंप्स को भी खराब कर सकते हैं, राइट। या फिर हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, अल्टीमेट जो हमारा रिजल्ट आने वाला है या फिर जो ग्राफ्स बनने वाले हैं उसके अंदर जो है वेवी नेचर्स शो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने बताया आपको, वैक्यूम फिल्टरेशन करते हैं, मोबाइल फेस को वैक्यूम से क्रॉस कराते हैं। नॉट ऑलवेज रिलायबल, दो दिस मेथड इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। हीलियम पर्जिंग करते हैं, हीलियम को उसके अंदर से पास आउट कराते हैं, पासिंग द हीलियम थ्रू दी सॉल्वेंट। इट इज इफेक्टिव बट इट इज एक्सपेंसिव, तो ये चीज का ध्यान रखते हुए ही हीलियम पर्जिंग्स की जाती हैं। तो जनरली इंडिया में तो क्या होता है, हीलियम पर्जिंग इज अवॉइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट इन इंडस्ट्रीज इट हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन बट नॉट एट द इंस्टीट्यूशन लेवल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अल्ट्रासोनिफिकेशन या अल्ट्रासोनिकेशन या फिर अल्ट्रासोन जो सोनिकेटर होता है उसके ऊपर वी यूज टू प्लेस आवर सॉल्वेंट। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वाइब्रेशंस एंड दिस रिमूव द स्मॉल एयर बबल्स। एयर बबल्स ये छोटे वाले एयर बबल्स हैं, नॉट द बिगर वंस जो हमें नेकेड आई से देखेंगे, बहुत माइन्यूट होते हैं एंड दैट हैम्पर्स द डिटेक्शन। देन वी हैव सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। तो इट हैज 3 ways and 2 modes, जैसे कि हमें पता है 2 modes कौन से हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, एंड 3 ways में क्या है, सैंपल इंजेक्ट सेप्टम इंजेक्टर। सो सिरिंज इज यूज्ड, जो सिरिंज जैसा होता है, तो सिरिंज इज यूज्ड टू इंजेक्ट थ्रू एन इनर्ट सेप्टम डायरेक्टली इनटू मोबाइल फेस। इट इज नॉट द कॉमन मेथड बट सेप्टम हैज टू विदस्टैंड हाई प्रेशर, ठीक है। जो सेप्टम है जनरली क्या होती है, मे बी नायलॉन रबर उस तरीके की किसी मटेरियल की बनी होती है, राइट। एंड जो लिमिटेशन है इसकी, इट इज लीचिंग तो होती है एंड इट कॉजेस घोस्ट पीक। घोस्ट पीक इज द अनवांटेड और अनडिजायर्ड पीक्स, राइट। देन इज स्टॉप फ्लो, सेकेंड लाइन है, जो सेकेंड वे ऑफ इंजेक्टिंग है, राइट। इंजेक्शन सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, 3 वेज हमने बोला कि 3 वेज होती हैं। फर्स्ट इज सेप्टम इंजेक्टर, देन इज स्टॉप फ्लो या फिर ऑनलाइन। अब इसमें क्या होता है, इंजेक्शन वॉल्व दैट कैन बी रोटेटेड फ्रॉम मोबाइल फेस ट्यूबिंग टू सैंपल ट्यूबिंग, सो इट इज जस्ट अ फ्लो, राइट। इसको क्या करते हुए इट विल turn towards the tubing of sample tubing। तो इससे क्या होगा, sample injected into the sample line, then the valve rotated and then the mobile phase washes the sample into the main line and then it will continue to move through the column,
तो ये क्या होगा, मिक्स हो जाएगा कॉलम में आगे जाके, तो वो जस्ट इट विल रोटेट द ट्यूबिंग, द साइड्स ऑफ ट्यूबिंग। देन इज राइनोडाइन या फिर रियोडाइन इंजेक्टर, जिसे हम कहते हैं लूप वॉल्व टाइप इंजेक्टर भी हम जिसे कहेंगे। सो इट इज द मोस्ट पॉपुलर इंजेक्टर। फाइनल वॉल्यूम लूप ऑफ 20 माइक्रोलीटर्स और मोर, तो ये 20 माइक्रोलीटर तक का सैंपल को इंजेक्ट कर पाता है इनटू द मेन स्ट्रीम लाइन दैट इज मूविंग थ्रू द एनालिटिकल कॉलम, या फिर कॉलम लाइन से जो पास हो रहा है। सो इट हैज अ हेड मोड, जिसे हम हेड पोजीशन भी कहते हैं, और व्हेन द सैंपल लोडेड इन द लूप, या फिर हेड पोजीशन। ठीक है। सेकंड इज इंजेक्शन मोड। फर्स्ट मोड होता है इसमें हेड मोड, जहां पे सैंपल लोड किया जाता है, एंड इंजेक्शन मोड होता है जब सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी सेम कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, राइट। यहाँ पे कुछ वॉल्व होती हैं, तो पहले इंजेक्शन होगा एंड देन उसको कन्वर्ट करके ट्यूबिंग को चेंज कर दिया जाएगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो वॉल्यूम सैंपलिंग वॉल्व्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो वॉल्यूम सैंपलिंग वॉल्व्स। अब बात करते हैं गार्ड कॉलम की। गार्ड कॉलम हम पहले बता चुके हैं आपको कि इट इज टू हेल्प इंक्रीज द लाइफ ऑफ क्रोमैटोग्राफिक कॉलम, या फिर एनालिटिक, जो हमारा एक्चुअल एनालिटिक कॉलम है, जो हमें हेल्प करने वाला है एक्चुअल सेपरेशन में। देन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंजेक्टर एंड HPLC कॉलम। दिस प्रोटेक्ट्स द कॉलम फ्रॉम डैमेज या लॉस ऑफ एफिशिएंसी से प्रिवेंट करता है कॉलम की, that will be caused by particulate matter or strongly absorbed substances in sample or solvent, तो उनसे बचाएगा गार्ड कॉलम। एंड इट इज पैक्ड विद माइक्रोपार्टिकुलेट स्टेशनरी फेस और पोरस लेयर बेड्स, तो ये इसमें पोरस लेयर बेड्स होते हैं और माइक्रोपार्टिकुलेट स्टेशनरी फेस होता है, जो पहले ही जो भी झटका आना है वो सहन कर लेता है और एनालिटिकल कॉलम तक नहीं आने देता उसको। अब बात आती है द एनालिटिकल कॉलम, जिसे हम कहते हैं हार्ट। इट इज द हार्ट ऑफ एनालिटिकल हार्ट ऑफ HPLC। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HPLC which decides the efficiency of separation। अगर ये नहीं होगा तो सेपरेशन नहीं हो सकती, राइट। देन बात करते हैं कॉलम मटेरियल की। कॉलम मटेरियल क्या होता है? कॉलम जो है वो बना होता है या तो हैवी ग्लास का, या फिर बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का, या फिर पॉलीइथाइलिन, या फिर पीक पॉलीइथाइलिन एथाइल कीटोन, बट मेजरली जो होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील का मेजरली। यहाँ पे लिखा है स्टेनलेस स्टील इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड कैन विदहोल्ड हाई प्रेशर्स। सो इट इज लॉन्ग as in 10 to 30 centimeters और 5 to 3 centimeters। डायमीटर 2 mm से 5 mm तक 50 mm तक हो सकती है। स्टेशनरी फेस पार्टिकल डायमीटर 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन हो सकता है। Then particles are spherical, uniformly sized and porous material. Surface area is 100 to 860 square meters that per gram of material। तो इतना surface area हमें मिलता है for separation, and average surface area is 400 meter square। Normal phase में OH group present in stationary phase, whereas reverse phase में अमीन ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप होता है, या फिर ब्यूटाइल कॉलम्स होते हैं, ब्यूटाइल ग्रुप्स होते हैं। देन कम्स कॉलम पैकिंग। कॉलम पैकिंग इज कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल rigid particles having narrow particle size distribution, right? So it consists of small rigid particles having a narrow particle size distribution, and three main type of packings, that is porous polymeric beds, then porous layer beds, and totally porous silica particles, right? So you can simply read it here, बहुत ही easy लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है इसमें क्या होता है, स्टाइरीन या डाइविनाइल बेंजीन
कोपॉलीमर बेस्ड होता है ये, ठीक है, पोरस पॉलीमेरिक बेड जो होते हैं। एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद द सिलिका बेस्ड पैकिंग्स बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एंड मैकेनिकली स्टेबल, क्योंकि पैकिंग करना भी आसान है और मैकेनिकली खुद भी वो स्ट्रांग होती है थोड़ी सी। देन इस पोरस लेयर बेड्स, इसकी डायमीटर है 30 to 55 मिलीमीटर प्लस एक थिन शेल होती है 3 mm की, ठीक है, ऑफ मॉडिफाइड सिलिका ऑन द स्फेरिकल इनर्ट कोर, जिसे हम, जैसे एग्जांपल है ग्लास बेड्स, ठीक है, नॉट ऑफ मच यूज्ड इन HPLC। बट जो ये सिलिका वाला है, टोटली पोरस सिलिका पार्टिकल्स, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज अ पैकिंग। जब कॉलम के अंदर पैकिंग होती है वो ये वाली सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका डायमीटर जो है पार्टिकल्स का वो 10 मिलीमीटर से कम है। नैरो रेंज होती है बहुत ज्यादा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई पैक्ड होते हैं, ठीक है, व्हेन पार्टिकल साइज इज मोर देन 20, और स्लरी पैक होगा जब इट विल बी लेस देन 20। So particles are suspended in solvent and slurry is driven through the pressure into column। तो ये बहुत हाई प्रेशर पे स्लरी को जो है कॉलम से पास किया जाता है एंड उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है कॉलम को। उसके बाद वो एक बहुत ही सुंदर पैक्ड कॉलम बन जाता है जो हमारे एनालिसिस में काम आता है। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। डिटेक्टर्स और बाकी की चीजों के बारे में हम देखते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टिल देन बाय बाय। और इसको रिवाइज करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट।